हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। बाय द 7th century, different regions of the subcontinent had big landlords and warrior chiefs। जब 7th सेंचुरी का टाइम आया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रीजन्स में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स एमर्ज होने लगे। उसके बाद ये जो वॉरियर चीफ्स थे और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये सबऑर्डिनेट होते थे किसके? किंग्स के सबऑर्डिनेट होते थे और इनको सबऑर्डिनेट्स या समानतास की उपाधि दी जाती थी। और इनका काम क्या होता था? इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उनमें ये होता था कि इनको किंग्स के लिए गिफ्ट लाने पड़ते थे और जब भी किंग का कोर्ट लगता था वहाँ पे इन्हें प्रेजेंट होना पड़ता था और मिलिट्री सपोर्ट भी किंग को इन्हें देना पड़ता था। These Samantas gained power and wealth. They declared themselves as Mahasamantas and Mandaleshwara। सो ये समानतास थे, इन्होंने धीरे धीरे करके पावर को गेन किया, वेल्थ को गेन किया और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया कि ये महासमानतास है या मंडलेश्वरा है। और उसके बाद से इन्होंने जो इनके ऊपर किंग्स थे उनसे भी अलगाव कर लिया, मतलब उनसे ये अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, एक राष्ट्रकूटा जगह है एक दक्कन में, मतलब किंगडम है एक दक्कन में, हु वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्य ऑफ कर्नाटक। जो राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी थी, मतलब उस किंगडम की डायनेस्टी को भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बोलेंगे। सो वो किसके सबऑर्डिनेट थे? चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट थे। चालुक्य डायनेस्टी जो कर्नाटक में थी। सो मिड 8th सेंचुरी में क्या होता है, एक दांदी दुर्गा नाम का राष्ट्रकूटा होता है, चीफ होता है, वो ओवरथ्रो कर देता है चालुक्य ओवरलोड का, मतलब जो उसके ऊपर चालुक्य किंग होता है उसे ही ओवरथ्रो कर देता है और खुद पावर को वो गेन करने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। ये किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब काम कैसे होते थे उसमें? न्यू किंग्स टुक अप टाइटल्स सच एस महाराजा अधिराजा, त्रिभुवनम और चक्रवर्तीनम। जो नए नए किंग्स थे उन्होंने अपने आप को अलग अलग टाइटल्स देना स्टार्ट कर दी, जैसे कि महाराजा अधिराजा हो गया, त्रिभुवनम हो गया, चक्रवर्ती हो गया। और ये जो किंग्स थे अपनी पावर शेयर करते थे समानतास के साथ, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, और ट्रेडर्स के साथ, पीसेंट्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ। अब ये रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करते थे? रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे पीसेंट्स से, फार्मर्स से। पीसेंट्स फार्मर होते हैं, और कैटल कीपर जो गडरिए वगैरह होते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं वो ग्रुप, और आर्टिसन जो हैंडमेड काम करते हैं, लाइक जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या पॉटर्स वगैरह। सो इन सब से ये क्या करते थे? रिसोर्सेज गेन करते थे। किस फॉर्म में करते थे? ये जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ पार्ट ये ले लेते थे और उससे क्या करते थे? फिर किंगडम के काम को पूरा करते थे। जैसे कि जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इन लोगों से, उस चीज़ को ये किस में इन्वेस्ट करते थे? इस रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली। अभी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था ना, ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को ही दिया जाता था। मतलब कोई फैमिली जो काफ़ी ज़्यादा पावर में है, जो काफ़ी रिच है, वेल्दी है, इन्फ्लुएंशियल है, उसका डोमिनेटिंग है वो, तो उन्हीं को काम दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की पोस्ट होती थी, मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो हेरिडिटरी होती थी। मतलब कि आज मान लीजिए कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है इन्फ्लुएंशियल फैमिली में से, तो आगे जाके रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसका बेटा या पोता। ठीक है, उनके अलावा कोई और रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि कोई आम इंसान रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशिष्टीज़ एंड लैंड ग्रांट्स। जो प्रशिष्टीज़ होती हैं वो ब्राह्मण्स लिखते हैं, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते हैं प्रशिष्टीज़ लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे रूलर्स अपने जो प्रतिष्ठीज़ होती है उसमें रूलर्स के बारे में तारीफ़ें की जाती है कि रूलर्स कितने ब्रेव होते हैं या वो कितनी ज़्यादा वॉर्स लड़ते हैं, उनकी जीत वगैरह, ये सब उसमें मेंशन होता है। और जो किंग्स होते हैं ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड करते हैं और रिवॉर्ड में क्या देते हैं? उन्हें लैंड्स देते हैं। और लैंड्स का रिकॉर्ड किस पे रखते हैं? वो कॉपर प्लेट पे। इट मीन्स कि अगर वो किसी को लैंड दे रहे हैं तो वो उसको एक कॉपर प्लेट देंगे जिस पे वो रिकॉर्ड होगा कि ये जो लैंड है ये इस ब्राह्मण को दी गई है। वो एक प्रूफ होगा कि ब्राह्मण को लैंड रिसीव हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉरफेयर फॉर वेल्थ। द सिटी ऑफ कनूज इन गंगा वैली इज प्राइज्ड एरिया टू गेट कंट्रोल ओवर विच रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा
प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर सेंचुरीज। सो जो सिटी ऑफ कनौज थी ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। मतलब इसको बहुत सारे रूलर्स क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, जिसमें से कौन शामिल थे, गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो इसे कंट्रोल करना चाहते थे। और हिस्ट्री में इसी जो स्ट्रगल को, ये जो 3 रूलर थे क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहते थे कनौज सिटी को जो गंगा वैली पर थी, इसी स्ट्रगल को कहा गया ट्री-पार्टिड स्ट्रगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान हु रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर सब कॉन्टिनेंट। अब सुल्तान महमूद गौरी आता है जिसने कब से कब तक रूल किया था, 997 से 1030 तक, और इसने कंट्रोल किया था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो हर साल आते थे और हर साल आता था वो, और जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें लूटपाट मचाकर जाता था। जैसे कि उसके फेमस लूटपाट में शामिल है सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, वहाँ पे उसने काफ़ी लूटपाट मचाई है। और ज़्यादातर वो टेम्पल्स में ही लूटपाट मचाता था क्योंकि टेम्पल्स में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी, खजाने होते थे, इस वजह से वो टेम्पल्स को ही अपना टारगेट बनाता था। Sultan Mahmud entrusted a scholar named Al-Biruni who write an account of the subcontinent। अब सुल्तान महमूद ने क्या किया, एक स्कॉलर को अपॉइंट किया और उसने उसे कहा कि तुम इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में अपने अकाउंट में लिखो। अकाउंट मतलब कि एक तरह का रिकॉर्ड रखो कि सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा वो सब। चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब चौहान डायनेस्टी आती है जिसने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था, दिल्ली से अजमेर के रीजन के बीच में उन्होंने रूल किया था। दे अटैम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड ईस्ट, और उन्होंने कोशिश की थी कि उनका जो कंट्रोल है वो वेस्ट और ईस्ट तक भी फैल जाए। दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात। तो जब गुजरात की तरफ उन्होंने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया था तो चालुक्यज ने उन्हें अपोज किया था, और उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी उन्हें अपोज किया गया था उनके रूल को बढ़ाने से। ठीक है, और किसने उनको अपोज किया था, इनको अपोज किया था गहादा वलाज ने, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रूलर्स थे। नेक्स्ट है फिर द बेस्ट नोन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराजा थर्ड। जो बेस्ट नाउन चौहान रूलर था वो कौन था, पृथ्वीराज थर्ड, और इसने कब से कब तक रूल किया था, 1168 से लेके 1192 तक। और इन्होंने डिफीट किया था किसको, अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 सन में। और अगली बार जब बैटल हुई थी, मतलब इसके नेक्स्ट ईयर जब बैटल हुई थी 1192 वाली बैटल, उसमें ये हार गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है द चोलास। चोलास वर द सबॉर्डिनेट ऑफ पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। जो चोलास थे वो किसके सबॉर्डिनेट थे, पल्लवा किंग जो कांचीपुरम से बिलोंग करते थे। इन द मिडल ऑफ 9th century विजयालया फ्रॉम चीफली फैमिली ऑफ चोला फ्रॉम उरायूर कैप्चर द डेल्टा ऑफ मुत्तरायार। सो मिडल ऑफ द 9th century में क्या होता है, एक विजयालया नाम का एक पर्सन होता है फ्रॉम चीफली फैमिली ऑफ चोलास, जो कहाँ से बिलोंग करती थी, उरायूर से। इसने किसे कैप्चर किया, डेल्टा फ्रॉम मुत्तरायार। ठीक है, इसने इस रीजन को कैप्चर कर लिया। द सक्सेसर ऑफ विजयालयास कॉन्क्योर्ड नेबरिंग regions and the kingdom grew in size and power going on to include the Pandyas and the Pallava territories to the south and north। अब जो सक्सेसर था विजयालयास का जो सक्सेसर था उसने क्या किसको कंट्रोल में किया, नेबरिंग रीजन को। मतलब जो विजयालया ने कंट्रोल किया था उसके नेबरिंग रीजन को, उसके आसपास के रीजन को उसने कंट्रोल करने का सोचा और अपने किंगडम को साइज़ में बढ़ाया। और इनकी जो पावर थी उसमें कौन कौन शामिल हो गए थे, मतलब जब उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें पावर गोइंग ऑन टू इंक्लूड पांड्यास की टेरिटरीज़ भी आ गई थी और उसमें पल्लवास की टेरिटरी भी आ गई थी। फिर है राजा फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राजा फर्स्ट थे वो कौन थे, मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंड चोलापुरम
बहुत ही बड़ा नाम है ये। गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मार्वल। जो बिग टेम्पल जैसे कि थंजावुर के टेम्पल हो गए या गंगाई, ये जो गंगाई कोंडा चोलापुरम के जो टेम्पल हो गए, ये किसने बिल्ड किए थे? राजा राजा एंड राजेंद्र। और ये जो इनका आर्किटेक्चरल वर्क है, स्कल्पचरल वर्क है, वो काफ़ी कमाल का है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क किया गया है इस पर, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं ये टेम्पल्स। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब उस टाइम पे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैसा था? रिवर कावेरी ब्रांच्ड ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो कावेरी रिवर है ना, वो जब बहती है तो वो अलग अलग नहरों में डिवाइडेड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। सो इसी का फ़ायदा उठाते हुए, वाटर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स से जब आ रहा था पानी, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया इरिगेशन का, जिससे जो चैनल्स थी वो डायरेक्ट जाती थी किसमें? फील्ड्स में जाती थी, और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था इससे। और किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था? ये पर्टिकुलरली राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि राइस की खेती में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था। और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? फॉरेस्ट जो थे ना, बिल्कुल उनको काट दिया गया ताकि वो लेवल, उनको एक लैंड मिल जाए एग्रीकल्चर करने के लिए। और डेल्टा रीजन में एम्बैकमेंट्स बनाए गए। एम्बैकमेंट्स मतलब एक तरह का कुआं टाइप बनाया गया, जिसमें वाटर को स्टोर कर सकते हैं हम, ताकि जब भी बारिश वगैरह आती है तो हम उसके पानी को स्टोर कर ले। इससे दो काम होगा, तो पानी भी बच जाएगा हमारा, दूसरा जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे जैसे इरिगेशन बढ़ती गई वैसे वैसे एग्रीकल्चर बेटर हुआ, और एग्रीकल्चर के बेटर होने के साथ साथ सेटलमेंट बढ़ी और विलेजेस और भी ज़्यादा नंबर्स में बढ़ने लगे। अब कलेक्टिवली इन विलेजेस को क्या कहा जाने लगा? मतलब विलेजेस को मिलाकर जो एक लार्जर यूनिट बनती है उसे कहा जाने लगा नाडू। जो विलेज काउंसिल थी और नाडू थे, इनका काम क्या होता था? विलेज काउंसिल जो कि बहुत सारे विलेजेस को मिलके जो काउंसिल बनी, एंड जो नाडू जो लार्जर यूनिट थी विलेज, बहुत सारे विलेजेस की, इनका काम होता था जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को और टैक्स कलेक्ट करना लोगों से जो उनके विलेज के अंडर आते थे। अब इनके काम को, नाडू के और विलेज काउंसिल के काम को सुपरवाइज कौन करता था? वेला कास्ट के रिच फार्मर्स। और ये क्यों करते थे, किसके कहने पर करते थे? ये जो चोला गवर्नमेंट थी उनके कहने पर, उनके सुपरविज़न में ये नज़र रखते थे नाडू एंड विलेज काउंसिल पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चोला किंग गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल। अब जो चोला किंग्स थे उन्होंने कुछ लैंड ऑनर्स को बड़े बड़े टाइटल्स दिए, जैसे कि मुवेंदावेलन, अराइयार। मुवेंदावेलन और अराइयार मतलब होता है चीफ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ टाइटल्स देते थे। और जो ये रिच लैंड ऑनर्स होते थे, टाइटल के साथ साथ ही इनको ऑफिसेस भी संभालने को देते थे, जो कि स्टेट के बिल्कुल सेंटर में होते थे। मतलब ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते थे। और फिर लास्ट पॉइंट है, जो ब्राह्मण्स थे वो लार्ज नंबर ऑफ उनको लैंड ग्रांट दी जाती थी किंग की तरफ से, जिसको ब्राह्मण दया भी बोलते थे। और ये जो ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, इसकी देखभाल कौन करता था? असेंबली और सभा। और इस सभा में कौन होते थे? प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे। मतलब इस सभा के जो मेंबर्स थे वो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स होते थे, जो बहुत एफिशिएंटली अपना काम करते थे। मतलब वो अपने काम में बिल्कुल निपुण थे, बिल्कुल स्किल्ड थे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर की समरी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।